नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या PFI पर भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा इन्हीं से संबंधित कई और संगठन जैसे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर भी पाबंदी लगाई गई है। और ये पाबंदी आतंकवादी निरोधक जो कानून है UAPA, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत ये पाबंदी है। यानी कि एक तरह से इसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन या आतंकवादी संगठन एक तरह से बताया जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर किसी संगठन पर पाबंदी लगती है तो इसके क्या मायने होते हैं, क्या असर पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हमने देखा किस तरीके से 1 दर्जन से भी ज़्यादा राज्यों में एक तरह से एक संगठित तरीके से जो NIA है और ED है उनकी छापेमारी हुई। कई सौ लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो दफ्तर हैं PFI के वो अलग अलग राज्यों में सील किए गए। एक तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक संगठित तरीके से भारत सरकार ने ये काम किया। होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कहा गया है कि ये भारत की एकता, संप्रभुता, इसके लिए खतरा था। और जो कानूनी जो यानी कि लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, उसके लिए भी खतरे के तौर पर देखा गया। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या वाकई जो बैन है, जिस तरह से जो ये दलील दे रही है सरकार, क्या बैन ही इसका एक इलाज है। और अलग अलग जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्टियां हैं, वो इस पर क्या कह रही हैं। लेकिन थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये जो NIA और ED ने अलग अलग राज्यों में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 22 सितंबर, उसके बाद फिर 27 सितंबर को जिस तरह से दफ्तर सील किए अलग अलग PFI के, उसके बाद फाइनली ये बैन लगा दिया गया, पाबंदी लगा दी गई। और जो आरोप हैं वो ये कि जो PFI है वो आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा ले रहा था। इसके अलावा वो मुस्लिम युवाओं को प्रेरित कर रहा था कि वो आतंकवादी घटनाओं में हिस्सा लें, टेरर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। और इसके अलावा इसीलिए ये माना जा रहा था कि ये बैन शायद सरकार लाने वाली है। और फाइनली फिर ये हुआ भी। ये नोटिफिकेशन जो है वो गृह मंत्रालय ने जारी किया PFI पर बैन का। और रिहैब इंडिया फाउंडेशन को भी बैन किया गया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को भी बैन किया गया। 5 साल के लिए ये पाबंदी लगाई गई है UAPA के तहत। करीब 15 साल से ज़्यादा पुरानी ये संस्था है। और जो इनके विचार हैं, जाहिर है उनका कोई समर्थन नहीं कर सकता। एक तरह से अतिवादी विचार रहे हैं। 2010 में खासकर प्रकाश में आई ये संस्था, जबकि केरल में एक ईसाई टीचर का हाथ काट दिया गया था। हालांकि उस मामले में लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा लोगों को सज़ा भी हुई, वो दोषी पाए गए। तो ये तमाम सवाल उठ रहा है। इसके अलावा जो रीजंस बताए हैं सरकार ने, वो ये कहा है कि PFI और जो से संबंधित संस्थाएं हैं वो एक तरह के से ऑपरेट करती हैं एक सोशो इकोनॉमिक यानी एक सामाजिक आर्थिक संस्था के तौर पर, जो लोगों की पढ़ाई लिखाई के लिए काम कर रहा है। लेकिन एक तरह का ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये लोगों को एक ख़ास समुदाय को रेडिकलाइज करने का या उनमें अतिवाद फैलाने का काम कर रहा है, ये कह रही है सरकार। और भारत की जो संप्रभुता है, एकता है और सुरक्षा है, उसके लिए खतरे के तौर पर, और जो पब्लिक पीस है, जो शांति है, सामाजिक शांति, उसके लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। तो जब एक संस्था पर पाबंदी लगाती है सरकार तो क्या होता है? पाबंदी जब लगाती है सरकार तो इसका मतलब ये होता है कि इसके काफ़ी गंभीर नतीजे उस संस्था को भुगतने पड़ेंगे। यानी उसका अगर सदस्य बना रहता है कोई व्यक्ति तो उसको भी अपराध माना जाएगा। इसके अलावा जो UAPA है वो ये भी कहता है कि जो पैसा है उस संस्था के पास, उसके इस्तेमाल का अधिकार छीन सकती है सरकार। जो तमाम यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो उनके पास, जैसे मैंने कहा कि पैसा है, फंड है, उस सब का भी अधिकार छीना जा सकता है, उनको सील किया जा सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, जो कर भी रही है फिलहाल सरकार। और इसके अलावा हालांकि इस सब बैन के खिलाफ
कोर्ट में जाके अपील कर सकती है पीएफआई। पीएफआई ने कहा भी है कि वो इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। अब ये देखना है कि इस पर क्या जो राजनीतिक संगठन है वो इस पर क्या किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खासकर जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो रिएक्शन आया है वो लालू यादव का आया है। उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है, पीएफआई पे आपने बैन लगाया है, लेकिन आरएसएस पे कब बैन लगाया जाएगा। आरएसएस भी एक अतिवादी संगठन है, उस पर 2 बार पहले बैन लग चुका है और एक बैन लगा जो कि लगाया सरदार पटेल ने, जो उस वक्त गृह मंत्री थे देश के, उन्होंने ये बैन लगाया। तो आरएसएस पे कब बैन लगाया जाएगा। इसके अलावा सीपीएम जो है उन्होंने जो रिएक्शन दिया है, उनका ये कहना है कि पीएफआई पर जो बैन लगा है, लेकिन आरएसएस पे कब बैन लगेगा। और इसके अलावा जिक्र उन्होंने किया कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, जैसे सनातन संस्था है, हिंदू जन जागृति समिति है, इस तरह की संस्थाएं जिनका सीधे तौर पर हाथ पाया गया है, आरोप लगा है कि जो रैशनलिस्ट और जो सेक्युलरिस्ट हैं उनकी हत्याओं में, ऐसा कहना है सीपीएम का, उसमें सीधे उनका हाथ पाया गया, उसके बावजूद उन पर बैन नहीं लगाया गया। तो यह सवाल ये पैदा हो रहा है कि कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता जो आतंकवाद, जो अतिवादी जो विचार हैं पीएफआई के, लेकिन इसके साथ साथ जो खुले मंच से आम लोगों के सामने बिल्कुल पब्लिकली आरएसएस से जुड़े हुए जो मंच हैं, आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सीधे सीधे संविधान को चुनौती देते रहे। तो क्या इसमें एक दोहरा रवैया अपनाने की कोशिश कर रही है सरकार की, इस तरह से एक एक्शन लेती हुई नजर आ रही है एक तरह के अतिवादी संगठन, लेकिन दूसरी तरह का अतिवादी संगठन जिसके विचार मिलते जुलते हैं और जिसका जो जिस तरह से एक मैं कहूँगी कि जो हिंसक गतिविधियां हैं उनमें शामिल होने के कई बार साक्ष्य भी पाए गए हैं, उसके बावजूद भी उन पर खामोश रहना। तो किस तरीके से इसको देखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो है वो एक तरह की चुप्पी उन्होंने बरकरार रखी है। उन्होंने कहा है कि हम हर तरह के एक्सट्रीमिज्म के, हर तरह के अतिवाद के खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस नेता जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं सिद्धरमैया, उन्होंने ये कहा है कि इसी तरह का एक्शन, इसी तरह की कार्रवाई आरएसएस के ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी समाज में शांति को भंग करते रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से जो है वो पीएफआई का, ये आरएसएस का नाम नहीं लिया है, ये उनका अलग बयान है। जयराम रमेश का जो बयान आया उसमें दोनों के नाम लेने से बचते रहे। ये इस मुद्दे पर किस तरह से इसको देखा जाए, पूरे जो राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पीएफआई के बैन को किस तरह से देखा जाए कानूनी नजरिए से, इस पर बातचीत करते हैं जाने माने वकील महमूद प्राचा से। प्राचा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो बैन है, लगातार हम देख रहे थे इसको लेकर एक राजनीतिक माहौल बन रहा था, और ख़ासकर जब एनआईए की रेड्स पड़ी और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस बैन के ऊपर आपकी राय क्या है। देखिए, बैन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए बैकग्राउंड, कानूनी बैकग्राउंड लोगों को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ अगर कोई सरकार प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहती है, तो उसका मतलब एक तो इस बात को तस्लीम या एक्सेप्ट करती है कि हम जो नॉर्मल कानून की मशीनरी है वो फेल हो गई है इस स्थिति को या इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के हिसाब से ये काम करना पड़ा है। तो पहले तो एक चीज ये साफ हो गई कि ये सरकार जो है, खास तौर पे इतने यशस्वी होम मिनिस्टर के होने के बावजूद भी इस सिचुएशन को ऑर्डिनरी जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है उससे कंट्रोल नहीं कर सकती। ये एक उन्होंने कंसीड की है। दूसरी बात ये है कि जो हमें देखना चाहिए, एक भारत के संविधान में आर्टिकल 14 है जो पैरिटी की बात करता है, और वो पैरिटी और वो एक तरह से सबको ट्रीट करना किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में, किसी भी जुडिशियल एक्शन में या किसी के भी एक्शन में जरूरी एक चीज होती है जो कि हर एक को फॉलो करनी है। यहां अब हम एक सिचुएशन देखते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो ओपनली आरएसएस से कनेक्टेड हैं, ओपनली ये बात कहती हैं कि हम भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति के हिसाब से नया संविधान बनाएंगे, नई पार्लियामेंट बनाएंगे और नया राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसके अलावा वो लोग बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसमें बड़े बड़े लोग, सैकड़ों लोगों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में, अपने कार्डर्स के बीच में शपथ लेते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरेंगे भी और मारेंगे भी। इसके अलावा भी एक आरएसएस के बहुत सीनियर जो वर्कर हैं, शिंदे साहब, अभी उन्होंने पूना में एक एफिडेविट फाइल किया है एक ट्रायल कोर्ट में, जिसमें यह कहा है कि आरएसएस बड़े लेवल पे साजिशें कर रहा था बॉम्ब ब्लास्ट कराने की अलग अलग जगह पे। उनकी आरएसएस से कनेक्टेड बीजेपी जो एक पार्टी है, उनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो जिनके खिलाफ
यूएपीए के मुकदमे चल रहे हैं बॉम्ब ब्लास्ट कराने के। ये सब जो चीजें हैं, इसको हमारी सरकार, केंद्र की सरकार इस लायक नहीं समझती इन सब एक्टिविटीज को, कि इन सब चीजों के लिए जो कि ओपनली कही जा रही है, जिससे कोई मना भी नहीं कर रहा है, इसके लिए यूएपीए के तहत इन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड क्या हुआ, यहां तक करने के बावजूद भी अगर कोई करता है तो ये ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो है उसकी जो सिस्टम है या उसके जो प्रोसीजर्स हैं उससे कंट्रोल की जा सकती है। तो अब डेफिनेटली सरकार के पास पीएफआई के खिलाफ इससे कुछ ज्यादा, इस थ्रेशोल्ड से कुछ ज्यादा होना चाहिए अगर वो इसे बैन करना चाहती है। ये एक बुनियादी बात है जो हमारे देश के हर एक नागरिक को समझनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है जी, तो फिर कोई साजिश के तहत कुछ एक्सट्रेनियस या पॉलिटिकल वजहों से ये बैन लगाया गया। आपको लग रहा है कि जब ये समझना बहुत ज़रूरी है कानून की नज़र से, एक वकील के हैसियत से वो ये कह रहे हैं कि जब देश में जो मौजूदा कानून हैं वो अगर फेल हो जाएं किसी संस्था या किसी व्यक्ति पर लगाम लगाने के लिए, तब बैन या पाबंदी जैसी चीज़ उभरती है। कानून की नज़र में बराबरी का भी जिक्र करें, और ये इससे मिलता जुलता सीपीएम का भी स्टैंड है जिसमें उन्होंने सनातन संस्था नाम की ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू जन जागृति समिति, इस तरह के एलिमेंट्स का जिक्र किया है जो बाकायदा जो रैशनलिस्ट हैं और जो सेक्युलरिस्ट हैं उनके मारे जाने, उनकी हत्या में इन्वॉल्व पाए गए। और पीएफआई का अगर हम जिक्र करें, ये बात सही है कि खुद इवन सीपीएम का भी ये स्टैंड है, यानी एक ही सांस में उन्होंने दोनों बातें कही हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं, यानी अतिवादी इनके विचार हैं, लेकिन बैन इसका सोल्यूशन नहीं है। खासकर इन संस्थाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। लालू यादव ने कहा कि पीएफआई पे बैन हुआ, अच्छी बात है, लेकिन आरएसएस पे भी बैन होना चाहिए। और ये भी दर्शकों को याद रखना जरूरी है, जैसे मैंने बताया कि आरएसएस पे पहले भी 2 बार बैन हो चुका है। लालू यादव ने भी इस बात को याद दिलाया। सरदार पटेल ने एक बार आरएसएस को बैन किया था। लेकिन राजा साहब, यहाँ सवाल ये नहीं है कि आरएसएस बैन होगा या नहीं। सरकार का जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि अगर इस तरह के एलिमेंट्स को बाहर घूमने दिया गया, क्योंकि इतनी बड़ी इनकी मशीनरी और नेटवर्क बन गया है देश के अलग अलग राज्यों में, सोचिए 15 राज्यों में तो रेड्स पड़ी हैं, इसमें सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दर्जनों दफ्तर हैं जिसमें देश की राजधानी भी शामिल है, कि वो सोसाइटी में जो कानून व्यवस्था है उसको बिगाड़ सकते हैं। 2010 में हमने इसका एक उदाहरण भी देखा, जबकि एक ईसाई टीचर का केरल में हाथ काट लिया गया इस तरह के फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स से। तो ये वायलेंस के लिए भी उनकी ऐसा नहीं है, काफ़ी उनकी जो कैपेसिटी है, यानी जो उनकी योग्यता, इसको क्या नाम दें, कि वो वायलेंस कर सकते हैं पीएफआई के लोग। नहीं, मैं इसीलिए धारा 14 जो आर्टिकल 14 है भारत के संविधान का, और जो भारत के संविधान की रूह है, उसकी बात कर रहा था। आरएसएस और उसकी दूसरे संगठन, और एक सुरेश चौहान के साहब हैं, उनके खिलाफ मेरे कुछ क्लाइंट्स ने एफआईआर भी दर्ज कराई है यूएपीए के तहत। तो ये सब लोग तो ओपनली बिना लाग लपेट के ये सब काम कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया, और उसके बावजूद भी सरकार इसको थ्रेशोल्ड नहीं समझती कि इस पे बैन लगाना चाहिए। इसके कंपैरिजन में क्या पीएफआई के इससे ज्यादा कारनामे हैं, तो वो फैक्चुअल एस्पेक्ट है। अगर हैं तो डेफिनेटली आरएसएस की सैकड़ों संस्थाएं, बजरंग दल हैं, और उसके अलावा भी वो क्लेम करते हैं कि 1 लाख उनके पास एनजीओ हैं। उसमें से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और ये हिंदू सेना, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो तो ओपनली वायलेंस को हथियार भी बांटती हैं ओपनली, और इस वायलेंस को फॉलो करने के लिए लोगों को उकसाती भी है, यहाँ तक कि बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं हथियार चलाने की। ये तो ओपन एक्सेप्टेड बात है। तो पीएफआई ने, अगर मेरा यही पॉइंट है, अगर पीएफआई ने इससे ज्यादा कुछ किया है तब बैन लगाना जायज है, अदरवाइज कानून की नजर में जायज नहीं होगा, क्योंकि 2 मापदंड नहीं हो सकते। दूसरा जो शक है, और मैं आपको ये भी गुजारिश करूंगा कि मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने का मौका दें, कानून की रूह से भी ये जो नोटिफिकेशन निकाली है वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं डिस्क्राइब करती, लेकिन उससे पहले जो हिडन मंशा लगती है, जो क्लियर है, वो साफ ये लगता है कि यही आरएसएस और बीजेपी के लोग ये भी बोलते आए हैं कि पीएफआई ने सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट कराए, यानी कि इनका कुछ हिडन एजेंडा कुछ और है, पीएफआई नहीं है। पीएफआई का बहाना बना के दे वांट टू, यानी कि ये और लोगों पे एक्शन लेना चाहते हैं जो कि मुस्लिम्स और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के होंगे, ऐसा हमारा शक है। इसीलिए पीएफआई पे बैन लगाया गया, क्योंकि पीएफआई के जितने भी एक्टिव मेंबर्स थे वो तो सब अब गिरफ्तार कर लिए इन्होंने। पीएफआई के एक सीनियर ऑफिस बियर ने, मैं भी अखबार में या किसी न्यूज में पढ़ रहा था, उन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व कर दी, केरला से जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने, तो पीएफआई का चैप्टर तो क्लोज हो गया।
लेकिन हमारा अंदेशा यह है कि कोई व्यक्ति पीएफआई से कनेक्टेड है या नहीं है, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए पीएफआई का बहाना बनाया जाएगा, जैसे सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट का बनाया गया। पीएफआई की इतनी ताकत नहीं, पीएफआई की अगर क्रूड लफ्जों में कहा जाए तो इतनी औकात नहीं है कि वो सीए एनआरसी जैसे प्रोटेस्ट करा सके। मेरे ख्याल से जो बीजेपी अपने आप को देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है, उसकी भी इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि वो सीए एनआरसी जैसे प्रोटेस्ट करा सके। ये एक तथ्य है, लेकिन जो उसका फायदा या बेनिफिट या क्रेडिट देना चाहती है एक खास मकसद से आरएसएस और बीजेपी के लोग पीएफआई को, तो ये है साजिश। और उसकी बुनियाद पर, क्योंकि पीएफआई एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनका कोई ताल्लुक नहीं है पीएफआई से, उनको भी पीएफआई के नाम पे तंग किया जाएगा। ये इनकी मंशा लगती है, इलेक्शन में इसको यूज किया जाएगा, ये इसकी मंशा है और कोई मंशा नहीं है। क्योंकि मैं ये इनका पढ़ रहा हूं जो नोटिफिकेशन निकाला गया, और बहुत सोच समझ के नोटिफिकेशन निकाला गया होगा। अगर नहीं निकाला गया तो मुझे बड़ा अफसोस है कि इसमें कहीं भी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में बैन करने के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो इस पूरी की पूरी नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके दर्शकों के लिए कि सेक्शन 2 है जो डिस्क्राइब करता है अनलॉफुल एक्टिविटीज को। अगर अनलॉफुल एक्टिविटी डिस्क्राइब भी नहीं है इसमें कोई भी, और अनलॉफुल एक्टिविटीज 3 चीजों से होती है। एक, अगर कोई देश की धरती को अलग करना चाहता है देश से, या देश के जो यूनिटी और इंटेग्रिटी है, सिर्फ सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिस्क्लेम करना चाहता है, क्वेश्चन करना चाहता है या डिसरप्ट करना चाहता है। ये 2 चीजें हो गई। और तीसरी चीज, डिसअफेक्शन इंडिया के लिए करना चाहता है। ये 3 ही बुनियाद हो सकती हैं सेक्शन 2 के तहत जो अनलॉफुल एक्टिविटीज है 2 सब सेक्शन ओ। ये तीनों की तीनों चीजें इसमें कहीं भी नहीं। टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए एक अलग सेक्शन है, वो सेक्शन 35 जी। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताना है तो वो सेक्शन 35। तो इतनी एकदम ही लचर तरीके से, यानी कि बगैर दिमाग लगाए एक ये कट पेस्ट करके जो ऑर्डर किया है, ये भी इस बात को दिखाता है कि मोटिव कुछ और है। तीसरी बात एक और है जो इसमें इमीडिएट इफेक्ट से जो इन्होंने लागू करने की कोशिश की है, वो सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 के प्रोवाइजो के तहत है। उसकी भी इमीडिएट तरीके से इसको जो लागू किया गया है, उसकी कोई भी वजह इस नोटिफिकेशन में, इस गजट नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है। क्योंकि आमतौर पे इस कार्रवाई को करने के लिए सरकार प्रपोजल बनाती है, वो ट्राइब्यूनल को भेजती है जो एक सिटिंग हाईकोर्ट के जज होते हैं, और वो ट्राइब्यूनल अगर अप्रूव करते हैं तभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जा सकता है इस तरीके से। तो ये भी प्राचा साहब, आपने जो बात कही है ये तो बड़ी मतलब दूरअंदेशी की बात है कि इसमें खासकर आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का सुराख आपको नज़र आ रहा है, या इस तरह की एक आशंका आपको नज़र आ रही है कि अब पीएफआई से संबंध के नाम पर, क्योंकि पीएफआई ही नहीं बल्कि दर्जन भर से, आधे दर्जन से ज़्यादा और दूसरी संस्थाओं को भी बैन किया गया है। इसमें हालांकि एसडीपीआई एक तरह से बच के निकल गया कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि और बाकी लोगों को, और ख़ासकर वो लोग जिन्होंने सरकार को चुनौती दी, एनटीसीए एनआरसी प्रोटेस्ट किए, या कोई भी लोग जो जिनको लगेगा कि चुनौतीपूर्ण सरकार को नजर आएगा, उनसे एसोसिएशन निकाल सकते हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि इसमें पूरे तरीके से होमवर्क नहीं किया गया है, लेकिन साफ तौर पे फिर ये जो सुराख नजर आ रहे हैं, छेद नजर आ रहे हैं इस नोटिफिकेशन में, इससे तो फिर पीएफआई जाके कोर्ट में सीधे तौर पे ये बैन टिकेगा नहीं। देखिए, हमारे यहाँ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस हैं सिटिंग, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं कि जुडिशरी पे दबाव है। एक ये एस्पेक्ट है जिसे हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर किसी भी आप अच्छे पढ़े लिखे वकील का या रिटायर्ड जज का ओपिनियन लेंगे तो ये इस तरह का हाफ हार्टेडली बनाया गया, मतलब इनकॉम्पिटेंस से भरा हुआ जो ये नोटिफिकेशन बनाया गया है, ये ट्राइब्यूनल में 5 मिनट नहीं टिकेगा। लेकिन अगर ये टिकता है तो ये आज नहीं तो कल इसको उड़ना ही है, इसको जाना ही है। पर सरकार की मंशा तो ये है ही नहीं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं। पीएफआई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, मैं ये भी बात कह रहा हूं, लेकिन उसका एक राई का पहाड़ बनाना है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है, किसी को भी
प्राचा साहब, यहाँ थोड़ी सी बात ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर सरकार खासकर, क्योंकि देखिए पूरा जो एक्शन लिया गया है सरकार के जरिए लिया गया है, पूरा नोटिफिकेशन, तो कहीं ना कहीं एक कोशिश ये है पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जब हम ये कहते हैं कि जो एक लार्जर हिंदू वोट बेस है उसे ये खुश किया जाए कि देखिए हम यहाँ पर ये मुस्लिम तथाकथित मुस्लिम संस्था है उसे हम बैन कर रहे हैं, तो हम एक्सट्रीमिज्म पे या मुस्लिम संस्था पर पाबंदी लगा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे अगर पीएफआई जैसी संस्था जिनकी एक्सट्रीम व्यूज़ हैं या उनके अतिवादी विचार हैं, अगर उनको बैन किया जाता है तो क्या ये मुस्लिम हित को नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट व्यू जो है, अतिवादी व्यू, तो किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, मुस्लिम समुदाय को भी नहीं। देखिए, कोई भी अतिवादी व्यू होता है तो वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध को ही नुकसान करता है। जो बाकी बची हुई मनुवादी ताकतें उनको फायदा करता है। तो संविधान के बारे में बात करना, संविधान को फॉलो करना और कोई भी प्रोटेस्ट भी करना संविधान के तहत होगा तो वो पीसफुली होगा। तो ये जो 92.5% पॉपुलेशन है कंट्री की, वो हमेशा संविधान ही उनकी ताकत है और संविधान से ही बात करते हैं। उनमें जो भी लोग नॉन वायलेंस की बात करते हैं उसका हम लोगों का तो ये साफ साफ मानना है, या तो वो आरएसएस के एजेंट हैं या वो बेवकूफ लोग हैं आरएसएस द्वारा बहकाए गए। क्योंकि हम लोगों के पास नंबर्स हैं, हम लोगों के पास संविधान है, तो हमें वायलेंस की जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं है, नुकसान होता है एक बात। लेकिन आरएसएस और बीजेपी का ये जो आप कह रही हैं कि कोर्ट में कल खत्म हो जाएगा, तो आजकल क्या हो रहा है कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी जितनी है इतनी ज्यादा इनकॉम्पिटेंस की तरफ बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एक माहौल बना के फैसले लिए जाते हैं। कल किसी टीवी डिबेट में मैं ये भी देख रहा था, और मैं तो ज्यादातर टीवी देखता नहीं हूँ, उसको मैं क्रिमिनल मीडिया मानता हूँ, तो ये बताया जा रहा था कि केरला की जो सीपीएम है उसने भी पीएफआई के खिलाफ बोला है और भी पॉलिटिकल पार्टीज ने पीएफआई के खिलाफ बोला है। तो कंसेंसस से गिल्टी होल्ड करने की कोशिश की जा रही है। ये तो भारत का संविधान और सिस्टम नहीं है ना, एविडेंस से होता है ना, एविडेंस से किसी को सजा या बरी किया जाना चाहिए, कंसेंसस से नहीं। यूं तो फिर आरएसएस के खिलाफ तो बाकी सब हम दुनिया की जो देश की दूसरी पार्टीज हैं और संगठन सब आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं। और इसमें केरला की इंडियन यूनियन, आरएसएस को सजा दे दी जाए इस बात के लिए? नहीं, एविडेंस लाकर तब सजा मिलनी चाहिए। इसमें केरला की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है। जो वही कह रहा हूं, कंसेंसस से क्रिमिनल ट्रायल्स नहीं होते हैं, गिल्ट फाइंड नहीं किया जाता है कंसेंसस। मुद्दों की बुनियाद पे, तथ्यों की बुनियाद पे, एविडेंस और जाब्ते की बुनियाद पे किया जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महमूद प्राचा साहब। आपने एक जो दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं दर्शकों के सामने। पहली बात तो उन्होंने कहा है कि इसको आधार बनाकर उन लोगों को परेशान किया जा सकता है जिसको सरकार चुनौती के रूप में देखती है। उसमें मुस्लिम एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं, या जैसे उन्होंने कहा कि दलित आदिवासी एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं जिनको पीएफआई से संबंधों के नाम पे, क्योंकि जिस तरह से नोटिफिकेशन सरकार का नज़र आ रहा है उसमें इस तरह की आशंकाएं वो देख पा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि कानून की नज़र में, कहा भी जाता है कानून की देवी अंधी होती है, उसको ये नज़र नहीं आता कि आपकी राय क्या है। आपकी राय से कानून तय नहीं होता, बल्कि सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर यह तय होगा कि वाकई इसको बैन करने लायक ये संस्था है क्या, इसने इस तरह की कोई हिंसात्मक या अतिवादी घटनाओं में हिस्सा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुने। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।